हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला चैप्टर के बारे में देखेंगे। इस वर्णमाला चैप्टर को दो भागों में कवर करेंगे और यह हिंदी स्पेशल यूपी पुलिस के लिए पढ़ाई जा रही है। तो इस वर्णमाला का पहला पार्ट होगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अगर आपसे आ जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। आपसे और पूछा जा सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस दोस्तों हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। संस्कृत, अगर आपसे बोला जाए हिंदी कैसे बनी, तो डायरेक्ट हिंदी नहीं आई। पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत से फिर कौन सी बनी? पाली भाषा से फिर प्राकृत से फिर अभ्रंश अवहट के बाद फिर बनी क्या? हिंदी भाषा। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी बनी। इसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई क्या बताएंगे दोस्तों हम लोग? ध्वनि। हमारा आंसर क्या होगा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुंह से बोली जाए, तो सबसे पहले ध्वनि ही तो निकलती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हमारी ध्वनि होगी। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। अब अगर पूछा जाए भारत की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो हमारा आंसर क्या होगा? शब्द। क्योंकि सार्थक इकाई, जिसका सार्थक इकाई मतलब सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे हमने अगर लिख दिया कमल और एक लिख देते हैं इसको उल्टा करके मकल, तो देखो कलम मतलब क्या होता है? पेन। तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। क्या है? एक सार्थक शब्द। और ये क्या लिखा है? मकल क्या कोई शब्द होता है? इसका कोई अर्थ होता है? तो ये सार्थक शब्द नहीं है। जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिखने के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्ण पूछा जाए तो हिंदी में कितने होते हैं? 52। इसको कैसे याद करेंगे? अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26। इसका डबल कर दो, कितना आएगा हम लोगों को? 52। तो ऐसे याद करेंगे। अंग्रेजी में 26 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? इसका डबल कर दो तो 52। ठीक है। और लिखने के आधार पर टोटल वर्ण 52 कितने, कैसे? स्पर्श व्यंजन 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्वर पूछे तो कितने होते हैं? 11। अयोग है 2, द्विगुण 2। और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। तो इनको टोटल ऐड करके कितने आ जाएंगे हमारे? 52 आ जाएंगे। ठीक है। तो लिखने के आधार पर कुल वर्ण पूछे तो 52, और उच्चारण या बोलने के आधार पर कुल वर्ण पूछे तो हम लोग को कितने बताना है? 45। कैसे? स्पर्श व्यंजन 25 और उत्क्षिप्त व्यंजन इसी में से निकले हैं जी 2, बिंदी वाले डा और ढा। और उसमें व्यंजन कौन से? 4। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन 4 और स्वर कितने होते हैं? 10। ये कौन सा हट गया? पहले लिखने के आधार पर कितने थे? 11। और स्वर बोलने के आधार पर कितने हो गए? 10। एक कौन सा हट गया? ऋषि, क्योंकि ऋषि का स्वर राज सा बोलता है, इसीलिए बोलने के आधार पर इसको हटा दिया गया है। इसलिए स्वर कितने हो गए? 10। आगे देखते हैं। अब स्वर देख लेते हैं दोस्तों। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? 11। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। हमने अभी बताया आपको एक स्वर हट जाता है ऋषि, जो कि राज सा बोलता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, तो 4 कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये कौन से होते हैं? मूल या लघु या ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन्हीं का जस्ट बड़ा रूप देखो, छोटा यहाँ बड़ा, छोटी यहाँ बड़ी और छोटा यहाँ बड़ा ऊ। क्योंकि दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, और ह्रस्व मतलब कि छोटा, लघु मतलब छोटा। ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4, ए आई ओ आओ। अब ए किस किस के मेल से बनता है? देखो संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो किसी के संयोग से बना हो, जो किसी को जोड़ जोड़ कर बना हो, ठीक है। तो छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी या बड़ी से क्या बनता है? ए मिल के बनता है, ए बनता है, ठीक है। अब बड़ा छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए या आई, इसी के जस्ट देखो ये छोटा वाला ए बड़ा वाला सेम, इससे क्या बन जाएगा? हमेशा ये बड़ा वाला बनेगा, ए के बाद आई। छोटा आ या बड़ा प्लस ए या आई। देखो वो किस किस से मिल के बनता है? छोटा आ या बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब आओ किस किस से मिल के बनेगा? छोटा आ या बड़ा आ प्लस इसका छोटा वाला, देखो ओ और इसका आओ, जिस सेम के सेम आ जाएगा। तो केवल 2 ही सीखना है। तो छोटी और बड़ी से क्या बनता है? ए, और ओ छोटा ऊ और बड़ा ऊ से बनता है। देखो बाकी सेम, देखो ए वाला आ गया और ये छोटा वाला आ गया, तो ओ आ गया इधर, इधर वाले में ओ आ गया और आओ आ गया, ठीक है। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4, ए आई ओ आओ, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार, और जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार, और मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। इनमें भी बटे हैं फिर उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के, जीव के आधार पर 3 प्रकार के, और मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के। तो पहले उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, फिर दूसरा दीर्घ स्वर, और फिर प्लुत स्वर, ठीक है। अब इसमें दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। देखो जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे बोलने के लिए 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें प्लुत स्वर में क्या होता है? 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है बोलने में, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि, इन्हीं को मूल स्वर भी बोलते हैं, इसी को लघु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ आओ। जितने भी इसके बाद छूटे हुए हैं सब किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर तो केवल यही 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर कुल दीर्घ स्वर पूछे तो इतने होते हैं, कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब प्लुत स्वर कैसे होते हैं? देखो इनमें क्या होता है? ऐसा गुरु का चिन्ह है। ये रामायण में आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है ऐसे चिन्ह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जौन सा अक्षर, जौन सा स्वर जितना ज़्यादा खींचेगा, इसकी ध्वनि जितनी खींचेगी उसमें उतने ही गुरु के चिन्ह आएंगे। जैसे राम, राम में क्या हो रहा है? रा का डंडा खींच रहा है ये आ का, ठीक है। तो इसके आगे अपन गुरु के चिन्ह लगा देंगे। जैसे श्याम, तो श्याम में आ का डंडा खींच रहा है। ओम, ओम में देखो ध्वनि ज़्यादा खींच रही है ओम की, तो ओम के आगे ऐसे गुरु के चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं अपन जीव के आधार पर, इसके बाद फिर देखेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर, ठीक है। अब जीव के आधार पर स्वर देख लेते हैं। आगे जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जीभ के आगे हिस्से से बोले जाए उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जो जीभ के बीच में से बोले जाए मध्य में से मध्य स्वर कहते हैं। और जो जीभ के पश्च भाग से, पीछे वाले भाग से बोले जाए उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। तो बोल के देखो ई ऊ ऐसे लग रहा है जैसे यहीं जीभ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो जीभ के आगे हिस्से से बोले जाए उन्हें अग्र स्वर, जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाए उन्हें मध्य स्वर, और जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाए उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मुख आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के। कौन कौन से? संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विभ्रत स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर, ठीक है। संवर्त स्वर कौन कौन से? देखो बड़ा आ। संवर्त स्वर कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, छोटा और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवर्त स्वर ओ और ए। विभ्रत स्वर आ और अर्ध विभ्रत स्वर छोटा ए, आओ और आगत स्वर। इसको आगत वाले जो डॉक्टर वाले में लिखता है ना, जैसे कॉपी में भी लगता है कॉपी, ठीक है, बिना चांद बिंदी के, ठीक, यहाँ बिंदी नहीं रहती इसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, ठीक है। संवर्त स्वर जो इसमें क्या होता है? जिसमें कम मुख खुले,
मुख आकृति के आधार पर जिसमें सबसे कम मुख खुले उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा और खुले मतलब आधा मुख खुले उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। विभ्रत स्वर में क्या होता है, इससे मुंह पूरा खुला होता है। क्या होता है, मुंह पूरा खुला होता है। और अर्ध विभ्रत स्वर में आधा खुला होता है। देखो अर्ध विभ्रत स्वर, ठीक है, इससे थोड़ा कम, इसे अर्ध विभ्रत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मित्रों। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के और होते हैं। ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के कौन कौन से, पहला वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में मुंह के ओठ कैसे बने, गोल गोल आकृति, वृत्त के समान आकृति बनाए, उससे उन स्वरों को क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत वाला स्वर भी इसी में आ जाएगा। अवृत्तमुखी जिनको बोलने में मुख वेद के आकार का ना बने, ठीक है, तो उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। छोटा बड़ा ई और बड़ी ए और ऐ, जी क्या, अवृत्तमुखी। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, दो, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, आगे देख लेते। एक अपन ने पढ़ा था अयोगभाग। अयोगभाग कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, अंग और आहा। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वर। क्या बोलते हैं, अनुस्वर। और आहा को बोलते हैं विसर्ग। आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्वर खत्म कर दिए। वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन थे ना, स्वर खत्म कर दिए। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे व्यंजन। उस वीडियो में हम लोग व्यंजन को खत्म करेंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन पढ़ लिए तो बस फिर वर्णमाला क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वर्णमाला के बाद अगला चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका दूसरी वीडियो भी इसके नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।